पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनको मैं इस लम्हे तो वज़ीर आज़म कह रहा हूँ, हो सकता है कि अगले लम्हे ऑफिशियली वो वज़ीर आज़म ना रहें, उनके नंबर अब उनके साथ नहीं हैं। इस वक्त बहुत ही सेंसेशनल सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत में, मगर ये कोई नई सूरत हाल नहीं है या पहली बार नहीं है। ऐसा हम 1988 से आज तक देख रहे हैं, अगर हम रीसेंट डिकेड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। इसके साथ साथ यूक्रेन और रूस की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी नाजुक मोड़ में दाखिल हो चुकी है। इन सब मौज़ूआत पर बातचीत होगी स्ट्रेटजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी साहब के साथ। यानी कामरान बुखारी साहब वाशिंगटन डीसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं हर हफ्ते की तरह। वेलकम कामरान बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ दिस मोमेंट, सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, पेचीदा भी है। बातचीत हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं। नंबर अब इमरान खान के साथ नहीं रहे, आपको क्या सूरत हाल नज़र आती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो है वो एक चीज़ होती है कि आप जो है वो नज़र आ जाए आपको राइटिंग ऑन द वॉल, और आप डिग्निटी के साथ, मतलब जमहूरी अकदार की पासदारी करते हुए डिग्निटी के साथ आप कहें जी कि अच्छा चलो मैं जो हूँ जा रहा हूँ। और सच पूछिए तो अगर मैं उनकी जगह होता, ये एम्पैथेटिक एनालिसिस इसी का नाम है कि आप अपने आप को एक्टर की जगह में डाल के तो समझने की कोशिश करें कि क्या बेहतर रास्ता हो सकता है या वो क्या करने वाला है। तो इससे पहले कि वो क्या करने वाले हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं अगर उनकी जगह होता और मैं ऐसे हालात से दो चार होता, तो मेरे लिए जो है अपनी इज्जत को बचाकर रिजाइन कर देना बहुत बेहतर होता, बजाय इसके कि मैं ये जो गंद हो रहा है, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, कभी जो है इंटरनेशनल कंस्पिरेसी विया खत की बात कर रहे हैं, कभी जो है वो अपना आर्मी चीफ से मिल रहे हैं, वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एक नहीं दो मीटिंग हो रही हैं, फिर एंकरों के पास जा रहे हैं, फिर ये हो रहा है, मतलब जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज उनको मजीद गंदा कर रही है, इन द सेंस कि वो अपने आप को, हाँ, ये बात समझ में आती है कि वो अपने कोर बेस में अपना जो उनका वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, उसकी निगाह में वो सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं कि ही वांट्स टू गो आउट इन अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी। ये बात मैं आपके शो पे पहले भी कर चुका हूं, तो वो तो बात जो है कुछ समझ में आती है, लेकिन डिसेंसी का तकाजा, मुल्की मफाद का तकाजा, और जो है जमहूरी अकदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपके पास जो है अक्सरियत नहीं रही, क्या आप जो है वो चाहते हैं कि आपको बाज़ाब्ता तौर पे जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपको मजबूर किया जाए कि आप जो है दफ्तर छोड़ें, मतलब अपनी कुर्सी छोड़ें? देखिए क्या किया था सदर निक्सन ने, उन जो है उनसे जब उनकी इम्पीचमेंट की बारी आई थी 1974 में, तो इससे पहले कि वो इम्पीच होते उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जाहिर है वो दोबारा कभी हुकूमत में नहीं आए क्योंकि डिस्ग्रेस हो चुके थे, लेकिन वो फिर भी अपने आप को एक एल्डर स्टेट्समैन के तौर पे, वो उनकी एक लेगेसी रह गई कि वो एक एल्डर स्टेट्समैन है उन जो है। और वो जब फौत हुए आई गेस जो है 20 साल के बाद 1994 में, तो उनको आज भी याद किया जाता है कि वो बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, किताबें पब्लिश की उन्होंने, उनके नाम पे सेंटर बना डीसी के अंदर। तो ये होती है जिसे कहते हैं पॉलिटिकल डिसेंसी, जिसको हम कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है ये जो इमरान खान साहब हैं, ये इनका जो रवैया है, ये इनके अंदर डेमोक्रेसी नाम के जो अकदार हैं वो तो नजर नहीं आते, और जो जिस किस्म का उन्होंने माहौल पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट कर दिया है, वो तो फैशिस्ट नजर आता है। वो तो मतलब फैशिज्म से है कि भाई जैसे ये कहना कि मैं ही हूं और कोई नहीं है। मतलब ये जमहूरियत में तो ये है ना कि कंपटीशन है,
वो जमात भी है, ये जमात भी है, तीसरी जमात भी है, और सब लोग compete कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब तनकीद करते हैं, हीटेड भी हो जाती है बहुत ज्यादा जमहूरी जो है ना मुल्कों के अंदर, जो कंपटीशन है सियासी जमातों के अंदर, सियासी राइवल्स के अंदर, गंद भी उछाला जाता है, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के। ये आप नहीं कहते कि जो है हम जो है हम ही हम हैं, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत में आने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, जब आप हुकूमत में आएंगे तो आपको अपोजिशन को साथ लेके चलना होता है। तो वो तो हमने नहीं देखा इनके 3.5 पौने 4 साल का जो दौर रहा है, उसमें तो बिल्कुल हमने ये नहीं देखा। ये जीरो सम गेम बनाई हुई है। और फिर जिस तरीके से इनके फॉलोअर्स जो हैं वो इनकी पूजा करते हैं, ठीक है, मैं माजरत से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूंगा, मुझे पता है बहुत सारे बहन भाई जो है ये सुनकर जो है उनको जो है वो दुख होगा या वो जो है ना नाराज होंगे, लेकिन मैं मजबूर हूं कि मैं जो चीजें देख रहा हूं, अब मतलब लोग इनके 2 MNA अब रिकॉर्ड पे हैं कि वो कहते हैं जी कि जो है अगर जो है खुदकुशी हराम ना होती तो हम खुदकुश बम्बार बन के तो पार्लियामेंट में अपने आप को उड़ा देते और अपने सियासी मुखालफिन को हलाक कर देते। ये 2 सिटिंग MNA कह रहे हैं। तो फिर जो है हम देखते हैं इनका जो है जो इनके सपोर्टर्स जो सोशल मीडिया पे जिस किस्म की गुफ्तगू जुबान इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि जो है जो इमरान खान साहब है इनकी अपनी जुबान जो है वहीं से शुरू हुआ है ना, लीडर को देख के ही जो है फॉलोअर्स अडॉप्ट करते हैं ना कि भाई क्या चीज कहनी चाहिए और क्या चीज नहीं कहनी चाहिए। तो बजाय इसके कि ये अपने आप को एक जो है मुहज्जब किस्म का सियासतदान बनाकर सामने पेश करते और लीड करते, तो देखिए हार जीत तो लगी रहती है ना, सियासत में हार जीत लगी रहती है। तो ये चीज काफी नहीं थी कि आप जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के और आप इक्तदार में आए, ठीक है, और आपने पहले जिन लोगों की तनकीद की फिर उन्हीं के साथ मिल गए, फिर ऊपर से इनका जो इन्होंने अपने बारे में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, ये तो चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, कुछ महीनों में चले जाएंगे, चलें ये भी कह लें कि अगले साल चले जाएंगे, कुछ नहीं पता ना, तो हम इनको ये भी ग्रांटेड दे दें। लेकिन जो ये पीछे छोड़ के जा रहे हैं वो तो बहुत खौफनाक माहौल है। वो जो जख्म है छोड़ के जा रहे हैं, पॉलिटिकल वूंड्स जो हैं, जो पोलराइजेशन है, जो हॉस्टिलिटी का माहौल है पाकिस्तान के अंदर अपना इनके सपोर्टर्स के दरमियान और इनके मुखालफिन के दरमियान, वो इसी वजह से कि ये एक कल्ट लाइक फिगर बन चुके हैं जिसके लिए इनके सपोर्टर जान लेने के लिए जो है तैयार हैं, अपना कह रहे हैं कि हम जान भी ले सकते हैं। और सिर्फ ये MNA नहीं कर रहे, सियासी बयान दे रहे, हम देख रहे हैं वीडियो सामने आ रही हैं। वो एक खातून की वीडियो आई थी जो इन्होंने अनकरीब अभी रैली हाल ही में जो रैली की थी बहुत बड़ी एतवार वाले दिन, उसमें वो खातून जो है कह रही है कि मैं उड़ा दूंगी और ये कर दूंगी और वो कर दूंगी। तो ये कैसा आप कल्चर, कैसी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि जहां कोई भी जो रूल है वो उसकी कोई पासदारी नहीं है, कोई अकदार नहीं रहे, मतलब आप सारी चीजों को अटैक कर रहे हैं और निज़ाम, प्रोसेस, इदारे, उनकी पामाली हो रही है। और फिर जो है आपने अपने सियासी बचाव के लिए ये जो खत, जो एक इंटरनल मेमो है, जो पाकिस्तान के सफीर हैं वॉशिंगटन में या होते थे, तो उन्होंने हेडक्वार्टर भेजा एक इंटरनल कम्युनिकेशन के तहत, आपने उसको ये बना के पेश किया, झूठ, बिल्कुल एक फ्रॉड करके पेश किया है कि जी ये देखें ये मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। मतलब एक सितम ज़रीफी ये है कि ये शख्स और इसकी जमात हर गलत काम कर रहे हैं और पुरानों के पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड किस्म का बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन इनके चाहने वाले इनके लिए बहाने और हीले बनाने में जुटे हुए हैं और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने जो है कहा कि ये अब सियासी जमात नहीं है, ये कोई बहुत ही ओवरग्रोन, ओवरसाइज्ड कल्ट है। आप कह रहे हैं कामरान बुखारी साहब कि ये अब सियासी जमात से ज़्यादा ओवरग्रोन कल्ट है और सिचुएशन काफ़ी पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो ये कल्ट तो कहीं जाने वाला नहीं, इनकी सरकार बेशक चली जाए, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, तो फिर इसको कैसे डील किया जाएगा इस माइंडसेट को आने वाले दिनों में? जी यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये तो चले जाएंगे,
अब पीछे ये डील करना पड़ेगा। ये देखें, आपके पिछले शो में या उससे पिछले में मैंने जिक्र किया था पॉलिटिकल लर्निंग का, कि 1988 से लेके कम से कम, यानी मतलब मौजूदा पाकिस्तान जब बना है, जो जिसमें मशरकी पाकिस्तान शामिल नहीं था, तो उसके बाद से 1988 में जमहूरियत बहाल हुई है। और उस वक्त से फिर सब अगर हम शुरू कर दें कि जो है एक तरह से एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, एक सोशल एवोल्यूशन है, एक माइंडसेट की, कल्चर की एवोल्यूशन है। उसमें देखें, दो जमातें थीं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पहले आपस में बहुत ज्यादा उनका टकराव था, कोई एक फौज के साथ मिलकर दूसरे को गिराता था, फिर बैक एंड फोर्थ, वो दो दो दफा जो है उनको हुकूमतें मिली। बिल आखिर जो है वो मुशर्रफ का मार्शल लॉ आ गया, तो मुशर्रफ की हुकूमत जब आई और नया निज़ाम बना, तो उसमें जो है फिर दोनों जमातों ने ये सीख लिया कि भाई देखें, जो है ये एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से जमहूरियत नहीं चलती, सबका नुकसान होता है, सियासी जमातों का नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होता है, आवाम का नुकसान होता है। तो आपस के झगड़े किसी एक दायरे के अंदर रहते हुए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहा, वो उन पे दस्तखत थे जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और मियां नवाज शरीफ के। और उसके बाद जो है फिर जब वो इख्तिताम पे पहुंचा मुशर्रफ का दौर, तो उसमें फिर हमने देखा कि जो है उस पे अमल हमने देखा। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उसको 5 साल चलने दिया दूसरी जना ऑपोजिशन ने, हालांकि ऑपोजिशन भी को कम सीटें नहीं थी, 90 से ऊपर सीटें थी अगर मेरी यादाश्त ठीक है 2008 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज की। लेकिन चूंकि अक्सरियत जो है, न्यूमेरिकल अक्सरियत, प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स जो थे वो पीपल्स पार्टी के पास थे, उनको हुकूमत बनाई गई। बल्कि शुरू में अगर जो है ना मेरी यादाश्त ठीक है तो कुछ महीनों के लिए जो है कुछ अरसे के लिए, बहुत ही महदूद अरसे के लिए एक मखलूत हुकूमत बनी थी, जिसमें काबीना में जो है मुस्लिम लीग के लोग भी थे, नवाज के। लेकिन फिर बाद में वो छोड़ गए। खैर, जो भी हुआ, 5 साल हुकूमत की, उसके बाद फिर से इलेक्शन हुए, और फिर जो है वो जब वो हार गए तो जो है वो उन्होंने इंतकाल इक़्तिदार किया। और वो वाहिद एक एग्जाम्पल है 2013 में कि जब एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने दूसरी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को बगैर किसी डिसरप्शन के इंतकाल इक़्तिदार किया, पावर हैंड ओवर किया। हम बहुत खुश हुए, ठीक है, कि भाई ये तो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में, तो बहुत जबरदस्त बात हुई है। तो अब अल्लाह करे जो है ना चलता रहे। फिर देखें जो है वो मियां साहब की हुकूमत आई है, तो जो है उस वक्त भी अगर आप देखें तो इन्होंने धरने की पॉलिटिक्स की, जो है ये एलिगेशंस लगाए जो कि बाद में झूठ साबित हुए। कोई उसका कहीं से कोई जो है मतलब नहीं साबित हुआ कि भाई धांधली हुई है। तो ये समझ इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी कि हमें जो 36 सीटें मिली हैं वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इलेक्शन में धांधली हुई है। उसका कोई सबूत सामने नहीं आया। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो है इन्होंने करप्शन और उसको वेपनाइज किया, और धरने की पॉलिटिक्स, और एक तरह से जो है मफलूज करने की कोशिश की उस हुकूमत को। तो किसी करते कराते बीच में जो है वो मियां नवाज शरीफ की जो है ना वो वजारत उज़्मा भी चली गई, और किसी तरीके से जो है वो करते कराते वो मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत थी उसने अपने दिन पूरे किए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उस वक्त वजीर आजम थे। तो फिर हमने जो है ये हाइब्रिड रेजीम देखी है। तो ये जो अरसा था 2018 से 1988 तक पीछे जाते हुए, इसमें अवाम के अंदर एक लर्निंग हुई थी। जो सपोर्टर पीपल्स पार्टी थे उनको भी समझ में आई, मेच्योरिटी आई, पार्टियों में आई, सियासतदानों में आई कि ये लड़ाई झगड़े, ये पेटी जो है पॉलिटिक्स है, इससे ज़रा मुबर्रा हो, क्योंकि जो है इससे आगे जाने की ज़रूरत है। इसके अंदर रहेंगे तो जो है किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ इस प्रोसेस को बहुत बड़ा धचका लगा है। और ये धचका तब से लगा है जब से इमरान खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से पुष्पनाई शुरू हुई 2011 में। पहले वो लाहौर की जो रैली हुई थी, फिर उसके बाद अपना जब PMLN की हुकूमत थी उसमें तो फिर बिल्कुल खुलकर जो है और बड़े पैमाने पे इनकी पुष्पनाई की गई, और पूरा का पूरा फिर 2018 का इलेक्शन इनके लिए जो है वो साजगार बनाया गया और इनको जो है ना हुकूमत में लाया गया। तो ये जो इन्होंने जीरो सम पॉलिटिक्स की गेम बना दी है कि बस बाकी सब चोर हैं, ठीक है, और लुटेरे हैं, और मैं ही ठीक हूं, और ये जो एक तरह से चूरन चटवा दिया है अवाम के बहुत बड़े क्रॉस सेक्शन को, जो कि ये नहीं देख पा रहे कि जो है ये जो इनके साथ जो लोग थे जिसकी वजह से इनको हुकूमत मिली थी, वो
भी वही लोग हैं जो पहले की हुकूमतों में, जिनको आप गालियां देते रहे बैठ के, आपका लीडर गालियां देता रहे। आज ही मैं देख रहा था ट्विटर पे किसी ने डाला हुआ था वो एक पुराना क्लिप हामिद मीर के जो है शो के ऊपर, आपस में तल्ख कलामी हो रही है इमरान खान साहब की जब वो अभी हुकूमत में नहीं थे, और शेख रशीद साहब की। तो कोई ये कह रहा था हो सकता है कि अब इनकी हुकूमत जाने के बाद ये फिर से ऐसे लड़ना शुरू करते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये वही लोग थे ना जिनको ये गालियां देते थे, तो उनके साथ मिल गए। तो अवाम, इनके वोटर को, इनके सपोर्टर को वो चीज नजर नहीं आती, वो हिपोक्रेसी नजर नहीं आती, और अगर आती है तो उसको वो अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लेन अवे करने की कोशिश करते हैं। यानी इस कदर इमरान खान और उनकी बातों की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं इनका वोटर, इनका सपोर्टर, कि वो उनको कोई बात अपने लीडर की गलत नजर ही नहीं आती। डाई हार्ड जो हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, वो सब, वो यहां तक कि अब तो जो है वो जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो क्या बुरा भला खुलकर कह रहे हैं। आपने बात की कि इनका जो करप्शन के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव था, और ये कहना कि इनके साथ दूध के धुले हुए हैं, हालांकि लोग वही पुराने थे। लेकिन इस बार ये एक नया नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं सियासी शहीद होने के लिए कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, और वो जो इंटरनल मेमो था वो इनफैक्ट था, कोई किसी सरकार ने इनको ख़त नहीं लिखा या इनकी सरकार के बारे में कोई ख़त नहीं लिखा। लेकिन एक सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी ये भी इस वक्त बपा है। ये कहा जा रहा है कि चीन इनकी हमायत कर रहा है, हालांकि हमारा परसेप्शन ये रहा कि चीन भी इनसे खुश नहीं था। अब ये अमेरिका और चीन की जंग बनाई जा रही है, तो ये सूरत हाल आप कैसे देखते हैं? जी, ये बात जो है उसी सिलसिले की कड़ी है जिसको अब, पहले तो मैंने अंदरूनी तौर पे जो है ना बात हो रही थी ना कि इनका अंदरूनी सियासत के हवाले से इनका सपोर्टर, इनका वोटर जो है वो कैसे सोचता है, ठीक है। और ये बड़ा वाइड स्प्रेड है, और ये लम्हा फिक्रिया है जो है सबके लिए कि ये अगर इतनी बड़ी तादाद आवाम की वो इस तरह झांसे में आई हुई है और इस तरह की जीरो सम जो है वो एटीट्यूड रखा हुआ है, तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ऑलरेडी जो है हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से जो है बहुत ज्यादा वो अफेक्टेड हैं। और आपके शो पे, और मतलब मैंने भी बहुत दफा बात की है, और ये चीज मतलब जो है पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से मानी जाती है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है इसके मतलब दूसरे मुसलमान मुल्कों के मुकाबले में। अब उसके ऊपर इन्होंने पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म भी ले आए। तो जो है ये मतलब हम टीएलपी को रोते हैं, टीटीपी को रोते हैं, दीगर और जो ग्रोह हैं जो कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट किस्म के व्यूज रखते हैं और अपने व्यूज को जो है पूरे मुआशरे पे जो है वो हावी करना चाहते हैं। ये जो अक्सर आए दिन हमें खबरें मिलती हैं कि किसी को हलाक कर दिया, किसी को जला दिया, किसी को लिंच कर दिया, किसी को ऊपर ब्लास्फेमी लगा दी, हम तो अभी उसी चीज को रो रहे हैं बैठे हुए। ऊपर से टीटीपी के हमले जो है दोबारा से जो ना जोर पकड़ रहे हैं। टीएलपी जो है वो अपने मैदान में आ चुकी है। ऊपर से ये लोग जो हैं अपनी पॉलिटिकल जो है, इनसे तो ये तवक्को नहीं की जा रही थी। इनको तो हम मेन स्ट्रीम पार्टी तस्लीम करते हैं कि जी मेन स्ट्रीम के अंदर है, इनका कोई दूर दूर तक मजहबी जो है वो नहीं है। इनके लोग जो हैं वो मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास हैं, ठीक है, रिलीजियसली कंजर्वेटिव होंगे लेकिन सोशली लिबरल भी हैं, एक मिक्स्ड बैग है। तो इनको तो हम नहीं समझ, लेकिन इन्होंने ये जो एक फैशिस्ट किस्म का जो नैरेटिव है और जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म को ये उजागर कर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक है। ये जो है बेसिकली ये है कि अगर हम नहीं है हुकूमत में तो ये मुल्क जो है ये चोरों के हवाले है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। कहाँ रुकेंगे जाके आप जो है, आज आप कह रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन को, अब आप हुकूमत जा रही है तो अब आप कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को भी बाय कर लेते हैं ये लोग, ब्यूरोक्रेसी को भी ये खरीद रहे हैं, ठीक है। तो और फौज भी मिली हुई है, ठीक है। और ये बातें की जा रही हैं कि हाँ भाई जो है कुछ फौजी जो हैं, ये भी मैंने ट्विटर पे देखा, इनके सपोर्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी वो बहुत सारे फौजी जो हैं वो अपना यूनिफॉर्म उतार के हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो ये तो आप बगावत की बात कर रहे हैं। एक ये किस किस्म की आप बात कर रहे हैं? क्या आप जमहूरी हुकूमत की बात कर रहे हैं, या आप एक जो है लॉलेसनेस, केओस, एनार्की और जो मतलब रेवोल्यूशन की जिसे कहते हैं लैंग्वेज के अंदर
उसके में छुपी हुई पोशीदा जो है एक एनार्की को आप दावत दे रहे हैं बैठ के। तो ये माहौल इसने पॉलिटिकल लर्निंग की वजह से हुआ है। और फिर कंस्पिरेसी, फिर आपने पाकिस्तान के मतलब इमरान खान साहब ने मतलब पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को भी पॉलिटिसाइज कर दिया है, वो भी उसको भी वेपनाइज किया अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए या बचाने के लिए। तो उसमें अब जाहिर है कि ये तो बहुत फिर खतरनाक है, क्योंकि अगर आप इस चीज के ऊपर डिस्कशन शुरू करें कि भाई ये मेमो जो है, ये खत क्या है, अच्छा भाई ये मेमो है, अगर ये मेमो है तो फिर कौन कर रहा है, अच्छा नहीं ये कोई गैर मतलब इनके कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये कोई ये जो है वो इत्तला दी गई है हुकूमत इनकी इमरान खान साहब की हुकूमत को एम्बेसी की जानिब से कि जी आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ है, मतलब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। ये भी लफ्ज आप आजकल बड़ा सुन रहे होंगे, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि ये कोई चीज है, यानी एक फिक्टिशियस किस्म की जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। फिर अगर आप इसमें देखें तो अल्टीमेटली देखें, मैं तज्जिए के कारोबार से हूँ, एनालिसिस और उसकी क्वालिटी और जो है वो जिसे कहते हैं कि रिगरस थिंकिंग के कारोबार में। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत बड़ा जो है एक मसला है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोगों की सोच को कैसे दुरुस्त किया जाए, उनकी समझ को, वो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। और ये तो हम एक नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं कि कैसे इन लोगों को ये समझाया जाए कि आप अपनी कंस्पिरेसी थीरीज में मत जाएं। वैसे ही कंस्पिरेसी थीरी पाकिस्तान में और मतलब अंदरूने मुल्क भी और पाकिस्तानी जो बैरूने मुल्क रहते हैं वो उनमें मरी ये जो है एक मकबूल चीज है। तो अब उसके ऊपर जो है आप उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं जब ये ऐसी ऐसी बातें करके कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत क्यों जा रही है। भाई उनकी हुकूमत जा रही है उसकी वजह यह है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक थी। ये बात लोगों को समझ नहीं आती कि भाई एस्टेब्लिशमेंट अगर आप इतने फिर हम ये सुनते हैं कि जी बड़े पॉपुलर हैं ये इन सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। भाई आपको ये कैसे पता चला? वहां कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है, वो बस जो है क्लिप फिर शेयर किए जाते हैं, देखें कितने लोग रैलीज में आ गए, हर जगह जो है वो इन लोग जमा हो जाते हैं जहां इमरान खान साहब दावत दे दें तो बड़े पॉपुलर हैं। कोई जो है बाकी कोई इतना पॉपुलर नहीं है। भाई कोई पोल है आपके पास, भाई आप कोई इलेक्शन कराएं खुलकर, और अगर वो इतने पॉपुलर हैं, बाकी सारी बातों को छोड़ दें, अगर वो इतने पॉपुलर हैं तो जो उनको लेके आए थे बड़े जो है वो बाकायदा एक मंसूबे के तहत एक बड़ी उम्मीद के साथ लेके आए थे, वो आज आपके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? फिर आपके जो एलाइज हैं, जो पॉलिटिकल एलाइज हैं या आपके अपने जो एमएनएज हैं, वो आपको क्यों छोड़ के जा रहे हैं अगर आप पॉपुलर हैं? वो तो भाई अपने सियासी मफादात देखते हैं ना, उनको दोबारा उनको अपना इक्तदार कायम रखना है, चाहे वो इक्तदार जो है एमएनए होने की हैसियत से है, और अगर वो काबीना के मेंबर हैं उनको काबीना में रहना है, अगर वो सूबाई जो है काबीना में है तो वहां रहना है, जो भी उनके मफादात हैं, ठीक है। वो अगर आप इतने पॉपुलर हैं तो वो इतनी बड़ी कष्ट क्यों कर रहे हैं बैठे हुए कि वो आपको छोड़ रहे हैं और दूसरों के साथ डीलें बना रहे हैं? आसान काम तो नहीं होता ना। मतलब हम ये जो बैक एंड फोर्थ व्हीलिंग एंड डीलिंग देख रहे हैं कितने दिनों से, महीनों से, तो वो क्यों हो रही है ये सारी बातें? ये इसीलिए हो रही है कि आप पॉपुलर नहीं है। लेकिन इनके इनके सपोर्टर, इनके वोटर को कौन समझाए, कैसे समझाए? क्योंकि सोच का प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का प्रॉब्लम है, एनालिटिकल स्किल्स का फुकदान है। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है जो कि आम आदमी करता है। लेकिन यहां पर जो है वो इस कदर जज्बात हावी हैं, इस कदर जो है वो, फिर से कहूंगा कि वो दिस इज कल्ट लाइक बिहेवियर। ये जैसे वो एक पीरी मुरीदी जैसे नहीं होती कि जो है मतलब मेरा जो पीर है ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, तो आप फिर हर चीज को जो है साजिश समझते हैं उनके जो है, क्योंकि वो आपका बंदा तो गलत नहीं हो सकता किसी तरीके से भी, तो फिर जरूर दूसरे गलत हैं। तो यहां तक कि आपने इतना
जो है बेहुदा नैरेटिव बना दिया कि पूरी दुनिया जो है वो आपके लीडर के खिलाफ। भाई क्यों खिलाफ हो आपके? आप पहली बात यह है कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट मुल्क ही नहीं है, इतना बड़ा मुल्क ही नहीं है, उसके अपने मसाइल हैं, बाकी दुनिया के मसाइल अपनी जगह पर हैं, कोई इतना टाइम किसी के पास नहीं है। फिर यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको मतलब इमरान खान साहब जो मुल्क में करें, अच्छा करें बुरा करें, दूसरों को क्या नुकसान कर रहे हैं? कोई नुकसान नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर अगर आप अपने इन्फ्लेटेड सेंस है ऑफ वर्थ कि भाई हम पता नहीं क्या बड़ी चीज हैं और इस वजह से साजिश हो रही है, ये बहुत खतरनाक सोच है। और इसको मैं जो हूं मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि ये किस कदर एक जो है एक बहुत ही नेगेटिव टेंडेंसी है जो इस मुल्क का नुकसान करेगी। क्योंकि आखिर में कोई भी कौम अपने लोगों का मजमुआ होती है, और लोग जो हैं वो अपनी सोच का मजमुआ होते हैं। उनके जो फैसले होते हैं, उनका बिहेवियर होता है, वो उनकी सोच से आता है। अगर आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, आप इस गिरफ्त में हैं, तो फिर बड़ा मसला है। शुक्र है कि जहां ये एक बहुत बड़ा मसला है, दूसरी जानिब जो है इतने लोग हैं कि जो है इस चीज को काउंटर कर रहे हैं, जज्बात से नहीं, अकल से, मंतक से, रैशनैलिटी से। लेकिन ये बड़े हालात खराब हैं। एक तरफ जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, ऊपर से अब पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म भी आ गया। इससे पहले कि हम यूक्रेन और रूस की सूरत हाल की तरफ बढ़े, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से दो सवालात मैं एक साथ जोड़ूंगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में मुख्तसर बताइए। एक इंटरेस्टिंग जो मुझे एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि ख़ुद इमरान खान और पीटीआई के लोग इस वक्त जुल्फ़कार अली भट्टो को ज़्यादा कोट कर रहे हैं, इवन पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा कोट कर रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट ये कि इंडिया की तरफ से जो सोशल मीडिया है या इवन जो मीडिया है, वहाँ से ये बाज़गश्त उठ रही है कि इमरान खान का जाना इंडिया के लिए एक लिहाज से कोई इतना अच्छा नहीं है, चूँकि जितना बड़ा नुकसान इमरान खान ने पाकिस्तान को पहुंचाया वो इंडिया को सूट करता था। इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? देखें, ये सारी देखें, दीज आर डिफरेंट कंस्पिरेसी थियरीज। एक वो अंग्रेजी का मुहावरा है, देयर इज द मैन एंड देन द मिथ, देयर इज द वुमन एंड द मिथ। ठीक है, कि एक तो हकीकत है और एक होती है मिथ। भुट्टो साहब जो हैं वो बड़ी कदावर शख्सियत है, लेकिन उनके फ्लॉज भी थे, एंड ही वाज नॉट बियॉन्ड हाइपरबोल या जो है वो एग्जैजरेट करना या चीज़ों को ट्विस्ट करना। यहाँ तक कि जो है मतलब वो जो इलेक्शन में जो धांधली हुई थी, और फिर जो उनके दौर के अंदर जो है जो जिस तरीके से जो है एक केओटिक सिचुएशन थी सियासी, और ख़ास तौर पे सियासी मुखालफिन के खिलाफ, तो वो सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं। ठीक है, इट डज नॉट, हम ये नहीं कह रहे कि भुट्टो साहब जो है वो, मैं पहले से कह रहा हूँ, बहुत कदावर शख्सियत है। मैं समझता हूँ बहैसियत जो है स्टेट्समैन थे वो अपनी जगह, लेकिन जहां उनकी बहुत अच्छाइयां थी वहां उनकी कुछ जो है वीकनेसेस भी थी। और उनमें से एक वीकनेस जो है वो ये है कि भाई ये कहना कि भाई मुझे खत आया था और मुझे जो है धमकी दी गई थी। देखें, ये चीज जो है जब देखें इस तरह से हुकूमतें एक दूसरे को धमकियां नहीं देती ऐलान करके। अगर किसी को हटाना होता है ना, तो खामोशी से हटाया जाता है। कोई पहले बताता नहीं है कि भाई मैं आपको हटाने लगा हूं, ये कोई इत्तला नहीं देता, टेलीग्राफ कोई नहीं करता। तो जितनी भी पाकिस्तान के अंदर ये बात भी बाज़गश कर रही है। देखें जी, कितना ज़्यादा जो है अमेरिका की एक तारीख है, उसने जो है लातीनी अमेरिका में हुकूमतें गिराई, फलानी जगह ईरान की मुसद्दक की हुकूमत के गिराने में भी उनका भी हाथ था, बरतानियों का भी हाथ था। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो खुफिया थी सारी, उनको पहले से ऐलान नहीं किया गया था। तो अगर कोई सियासी बयान किसी ने दिया अमरीकी या किसी जो है ना बरतानवी या मगरबी हलकों से आया उस वक्त भुट्टो साहब के खिलाफ, तो वो एक बयान है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको धमकी दी जाती है, इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। आप ये गुफ्तगू, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मतलब अगर कोई धमकी दे रहा है, वो क्यों सबूत क्यों छोड़ेगा बैठ के? लेकिन हम ये सोचते नहीं ना। ये बेसिक चीजें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल मंतक लगाने की जरूरत है कि भाई ये तो सेंस नहीं बना रही बात।
तो कहने का मकसद ये है कि वो एक मिथ जो है, जो हिस्टोरिक चली आ रही है, जिसके बारे में जो है मतलब एक पॉपुलर पॉलिटिकल इमेजिनेशन जो पाकिस्तान के अंदर जो एक परसेप्शन है, उसको ये वेपनाइज कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने खुलकर किया, ये कहा कि हाँ भी मैं उनसे बहुत सारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बहुत इख्तलाफात थे, लेकिन ये है कि वो उसकी हुकूमत को गिराया गया और जो है इस वजह से वो मेरे नज़दीक गलत है। जैसे उसकी हुकूमत को गिराया गया वैसे मेरी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो यानी एक ऑलरेडी हम जिसको अर्बन लेजेंड कह लें या एक पॉपुलर मिथ कह लें, एक जो है उससे हम वो एक हमारी तारीख का हिस्सा है। हमारी जो आवाम की सतह के ऊपर जो पॉपुलर गुफ्तगू है, इमेजिनेशन है, उसके अंदर ये मौजूद है, ये बात एज ए कंस्पिरेसी थ्योरी टाइप। अब उस कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर आप एक और कंस्पिरेसी बना रहे हैं, एक और कंस्पिरेसी थ्योरी का जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो है मतलब किस कदर जो है वो सोच का फुकदान है लीडरशिप लेवल पे। ठीक है, इमरान खान साहब जो हैं क्या जो है वो मिसाल कायम करके जा रहे हैं, कैसे मतलब लोग उनको मानते हैं। ठीक है, उन लोग उन ये एक बात हकीकत है कि उन्होंने लोगों के दिलों के अंदर घर किया हुआ है, लोग उनको चाहते हैं। तो खुदारा अगर आपके इतने जो है ना चाहने वाले हैं, आप उनको गलत मत तो जो है ना बताएं ना, गलत लेसन तो ना बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें। ठीक है, आपके सियासी मुफादात हैं, सबके होते हैं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप अपने सियासी करियर को बचाने के लिए या उसको सस्टेन करने के लिए आप जो है अवाम के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि आप उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पर इससे ज्यादा जो है ना क्या हो सकता है? मतलब मैं और तो कुछ नहीं कह सकता कि मतलब हर किसी शख्स की पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं। इमरान खान साहब को मैं नापसंद करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। मैं उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो इतना ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर, तो ये ट्रस्ट को आप कैसे जो है इस ट्रस्ट को आगे लेके चल रहे हैं? आप उनके ट्रस्ट को धोखा दे रहे हैं, उनको पता भी नहीं है। आप उनकी मासूमियत, उनकी मोहब्बत को किस तरह उसको आप रिटर्न कर रहे हैं जब आप उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके जहनों को प्रोपेगेंडा से भर रहे हैं। ये आपके अपने सपोर्टर हैं, और फिर कौम के अंदर आप किस किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल उजागर कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये जब तक वो खुद नहीं रोकेंगे, और मुझे तो कोई इसके आसार नजर नहीं आते कि वो रुकेंगे, क्योंकि ही इज अ ग्रोन मैन, ही इज ऑलमोस्ट 70, तो वो तो बदलने वाले नहीं हैं। तो मतलब अब दिस शोज यू कितना काम है हम बाकियों के लिए, हमारा मतलब हाउ मच वी हैव आवर वर्क कट आउट फॉर आवरसेल्व्स, कि इन लोगों को ये जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म से पेरिफेरी से सेंटर में दोबारा लाना, इनको जो है ये बताना कि भाई ये बातें सही नहीं हैं, ये फैक्ट्स के साथ इनको जो है इनकी जो मिसकंसेप्शंस, मिसपरसेप्शंस को काउंटर करने का काम है। ये बहुत टाइम ले जाएगा, और ये नुकसान किया पाकिस्तान का। ये अपना इकोनॉमी तो खैर पहले से खराब है, इनको तो मतलब इन्होंने तो जो किया वो तो मतलब एड ऑन किया ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ है इनका, इनके 4 साल के दौर में वर्स हुआ है। मतलब पहले इज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, लेकिन खराब पहले से थी। ये जो काम अब करके जा रहे हैं ना, ये इनका किया हुआ गंद है। ये और किसी को आप ये नहीं कह सकते बैठ के। आपको पता है कि आपके मुल्क के अंदर जो है लोग कंस्पिरेसी थीरीज को मानते हैं, पॉपुलर है, क्यों आप उसको सियासी तौर पे वेपनाइज कर रहे हैं? क्यों आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं? क्यों आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के लोग जो हैं वो बजाय इसके कि उनको इनलाइटेंड थॉट की तरफ जाएं, वो अपने जो है सोच में जो है तरक्की करें बैठ के, ताकि मुल्क की तरक्की हो। आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए उनकी जो है ट्रस्ट को पामाल कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं बैठ के। जी, वो नुक्ता ज़रूर उसको भी एड्रेस कीजिए जो मैंने अर्ज़ किया कि भारत में ये एक परसेप्शन मीडिया की हद तक ज़रूर है कि इमरान खान ने भारत का बहुत फ़ायदा किया इनडायरेक्टली अपनी रेटरिक की वजह से। तो आप इसको कैसे देखते हैं? वो ये समझते हैं कि एक तरह से भारत के लिए तो इनका अच्छा था होना, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये भारत के लिए जो है ये अच्छा है। भारत भी जो है के मफाद में यही है कि पोलराइजेशन पाकिस्तान में ना हो,
पोलराइजेशन भारत में ना हो, ठीक है। मसाइल जो एक्चुअल मसाइल हैं, गुर्बत, जहालत, ठीक है, आबादी का बढ़ना, वसाइल का ना होना, ये मसाइल काफी नहीं है, ये मिलजुल कर हल किए जाते हैं। 70-75 साल हो चुके हैं, ये माहौल है राइवलरी का साउथ एशिया के अंदर, इसने किसका फायदा कर दिया? किसी का फायदा नहीं है। बहुत सारी चीजें मुश्तरका हैं, गुर्बत मुश्तरका है, आबादी का बढ़ना मुश्तरका है, वसाइल का ना होना मुश्तरका है, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म का जो खौफ है, जो जो चैलेंज है, वो मुश्तरका है। तब कोई ऐसा तो नहीं, ये ऐसा ही है जैसे कि मैं ये समझूं कि घर, आग तो मेरे घर के में नहीं लगी हुई ना, पड़ोसी के घर में लगी हुई है, तो कितनी वो मतलब अहमकाना मेरा एक सोच होगी कि मैं इस बात से खुश हूं कि मेरे पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है, तो मैं तो बचा हूं, वो आग मेरे पास भी आएगी एक दिन। ये इस इल्यूजन में रहना कि हम जो है वो उनका नुकसान कर देंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, या वाइस वर्सा, ये तो हम 75 साल से देख रहे हैं, इसका कोई आप नहीं, मैं मतलब इसमें तो हमारी आंखें खुली हैं, हमने होश पर जो है संभाला है इसी माहौल के अंदर। तो अब जब जो है हम अपनी जिंदगी की जो है ना, मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं द डेज अहेड ऑफ यू आर फार लेस देन द डेज बिहाइंड, जब हम एक ऐसे मोड़ पे हैं, कम से कम मैं और आप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और आपकी बात कर रहा हूँ ताहिर साहब, तो यही हम चाहेंगे कि माजी की गलतियों से सीखें, और सीखा जा सकता है। आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब हम चलते चलते कुछ बातें यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से करना चाहेंगे। कामरान साहब, जो टर्की में एक सो कॉल्ड डील सी हमें नज़र आती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं या क्या फ़ायदे हैं, दोनों को अगर हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? जी, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है यूक्रेन की जंग के अंदर। ये जो आमने सामने बैठ के बात हुई है, और इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ तुर्की नहीं है, पोलैंड का भी जिक्र है कि पोलैंड भी कुछ मतलब वो मीडिएशन या बीच में फैसिलिटेटर का रोल अदा करेगा। इसराइल की बात की गई, यहां तक कि हमारे मुल्क कनाडा की भी बात की गई है कि कनाडा भी इसमें सालसी का किरदार अदा करेगा। हकीकत यह है कि हमारा मुल्क कनाडा और जो इसराइल है, वो इतने बड़े स्टेक होल्डर नहीं हैं, क्योंकि उनका एक तो हम दूर हैं, और जो है वो जियोग्राफिक डिसलोकेशन है, फिर ये है कि अपना हम छोटे मुल्क हैं, तो उस तरह से नहीं कर सकते। गो के इन्फ्लुएंशियल जरूर हैं हम, हमारी जो है इन्फ्लुएंस जरूर है इसराइल का भी जो है रूस के अंदर और यूक्रेन के अंदर, और इसी तरीके से कनाडा का भी है, लेकिन जो किरदार पोलैंड का भी है, लेकिन पोलैंड चूंकि जो है वो जरा सा वो नेटो के कैंप में है, देखा जाता है, तो उनको उस तरीके से उनका वो असर रसूख नहीं है रूस के अंदर। यूक्रेन के अंदर तो है, रूस के अंदर नहीं है। लेकिन तुर्की एक बड़ा दिलचस्प प्लेयर है इसमें, कि तुर्की के ताल्लुकात रूस से भी हैं, तुर्की के ताल्लुकात यूक्रेन से भी हैं। तुर्की जो है कि जो सदर हैं, उन्होंने बातचीत की सदर पुतिन के साथ, और उसके बाद ये जो मुज़ाकरात हुए, पहले बैक चैनल में हो रहे थे, फिर खुलकर डायरेक्ट सामने सामने हुए, और बड़ा वो देखने वाला मंजर था कि वहाँ पे सदर अर्दोगान जो हैं, आपको पता है सदर अर्दोगान को इस किस्म के मौके बड़े पसंद आते हैं, जिस किस्म की उनकी जो है पर्सनालिटी है, वो अपने आप को बहुत आलमी सतह का लीडर समझते हैं, तो ऐसे मौक़ों की तलाश में होते हैं, ख़ासतौर पे एक ऐसे वक्त में कि जब उनके मुल्क के अंदर मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, और वो अपने पॉलिटिकल कैरियर में जो है बड़े कमज़ोर पॉइंट पे हैं, वीकेस्ट पॉइंट पे हैं इस वक्त। तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा था कि हाँ भाई ये हुआ। तो लेकिन चाहे सदर अर्दोगान आज हैं, कल नहीं होंगे, तुर्की बहैसियत एक रियासत के, एक मुल्क के, उसका असर रसूख बड़ा रहेगा। देखें, लगभग 40 और 50% के जो है का जो एनुअल कंजम्पशन है नेचुरल गैस का तुर्की का, वो रूस पूरा करता है, वो जो सप्लाईज रूस से आते हैं। लेकिन हम जहां ये एक हकीकत है, वहां ये हकीकत भी देख रहे हैं कि टर्किश ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, और बड़े सक्सेसफुली और अच्छा नुकसान हो रहा है। आज हारेट्स के अंदर जो है एक इसराइली अखबार है, सेंटर लेफ्ट अखबार है, उसके अंदर एक मजमून है योसी मेलमन का, वो पढ़ने लायक है।
कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो मतलब जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है और जो हार्डवेयर की सपोर्ट है मगरिब की जानिब में, उसमें तुर्की का भी जिक्र है कि तुर्की के जो बैरक्तार जो नामी ड्रोन है, उसकी वजह से ये पहले हमने देखा इसका इस्तेमाल हुआ नगोर्नो काराबाग की जंग में आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान 2020 के जो है लेट 2020 के अंदर, तो वहाँ पे भी उसने बड़ी कारकर्दगी दिखाई, यहाँ तक कि पूरे का पूरा बैटल स्पेस जो है वो शिफ्ट कर दिया आर्मीनिया से अजरबैजान के फेवर में। तो अब यही चीज़ हम यूक्रेन में देख रहे हैं। तो आई थिंक कि जो है ये एक रियलाइजेशन है कि अब सदर पुतिन को समझ आ गई है कि वो जिस हद तक यूक्रेनी जो अफवाज है, मुसल्लह अफवाज है, उनको जिस हद तक वो कमज़ोर कर सकते थे वो कर लिए। अब इसके बाद जो है वो अगर मज़ीद ऑफेंसिव लॉन्च करते रहेंगे, मतलब कीव के अंदर नाइपर रिवर के जो है मगरिब जानिब मगरबी यूक्रेन के अंदर, तो वहाँ शायद फौजी नुकसान ना हो यूक्रेन का उतना ज़्यादा, लेकिन अब हलाकतें जो हैं, जो मासूम लोगों की हलाकतें हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी और वो लेने के फिर देने वाली सिचुएशन होती है। तो आई थिंक वो लिमिट रीच कर चुके हैं और इसी वजह से हमने देख रहे हैं कि उन्होंने ऐलान किया कि अब हम डोनबास यानी लोहांस्क और डोनेट्स्क के जो इलाके हैं जिनका बॉर्डर जो मशरकी यूक्रेन के अंदर है और बॉर्डर रूस के साथ लगता है, तो उनको अब हम लिबरेट करना चाह रहे हैं या उनको जो है वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई हम उनकी जो लिबरेशन है उस पर फोकस करेंगे। तो इसमें एक मिलिट्री मंतक है, वो ये है कि इससे पहले कि रूस इन इलाकों को जो है में जो कांटेक्ट लाइन को बढ़ाता वेस्टवर्ड्स और मजीद इलाके अपने कंट्रोल में रहता, तो उनको ये ज़रूरत थी कि वो जो रेजिस्टेंस है, जो मतलब ये मेक श्योर करना बड़ा ज़रूरी था कि जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो इस प्रोसेस में मुदाखलत करने के काबिल ना हो, यानी उनको टाई अप कर दो कीव में, शर्कैफ में, ओडेसा में, खरसोन में, इन जितने शहर हैं जहाँ पे जिन्होंने हमले किए हैं जनूब में, शुमाल में और अपना मगरबी और वस्ती जो यूक्रेन है, जितने भी इलाकों पे हमला किया है, उसका मकसद ये नहीं था कि उन इलाकों पे कब्जा करना था, उसमें वहाँ पे मिलिट्री यूक्रेनियन मिलिट्री को टाई डाउन करना और उनको डिग्रेड करना मकसूद था। तो वो मैं समझता हूँ कि उनको समझ आ गई कि अब इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इसका बहुत भारी नुकसान उन्होंने उठाया है। सैंक्शंस देखें उनके ऊपर कितने लग चुके हैं, उनके अपने फौजी कितने मारे जा चुके हैं, उनकी अपनी जो अस्करी कमजोरियां हैं वो दुनिया के सामने नुमाया हो चुकी हैं, बहुत गंदी परफॉर्मेंस हुई है। तो अब वो उसको खत्म करके अब जो वो जंग का जो फेज है वो दूसरे फेज में आ रहे हैं कि अब हम फोकस करेंगे लोहांस्क और डोनेट्स्क जो मिलकर डोनबास कहलाता है, उस इलाकों पे अपना कब्जा मजीद मगरिब की जाने पुश करने में। अब एंड पे वो ये चाहते हैं कि ये इलाके और वो जो मैं आपको लैंड ब्रिज का जिक्र करता आया हूँ आपके पिछले शोज के अंदर, जो कि मोरेपोल से लेके ओडेसा तक है, सॉरी क्राइमिया तक है, वो जो सी ऑफ आज़ोव के ऊपर कोस्ट लाइन का जो इलाका है शुमाल मशरकी यूक्रेन के अंदर, वो चाहते हैं कि ये इन मुज़ाकरात में वो इन जगहों को पे काबज़ रहें। जब ये मुज़ाकरात का जब जो मरला जो है वो ख़त्म हो, जब दस्तखत हों किसी भी सीज फायर के ऊपर, तो वो फौजें बाकी जगहों से हटा लेंगे, यहाँ से नहीं हटाएंगे, क्योंकि बिल आखिर रूस को भी, सदर पुतिन को ये साबित करना है कि उन्होंने हासिल क्या किया इस जंग से। रूस का जो है वो ये तो अब दिखा नहीं सकते कि उन्होंने जो कीव में हुकूमत है उसकी जगह एक प्रो रशियन गवर्नमेंट लगा दी है, वो तो उनके बस की बात नहीं थी। तो वो ये कॉन्सोलेशन प्राइज के साथ वॉक अवे करना चाहेंगे और वो मैं समझता हूँ अब उसके लिए वो एक पहले तो ये कि इन इलाकों को कंसोलिडेट करेंगे प्री मुज़ाकरात, जब मुज़ाकरात हो जाएंगे तो उसके बाद सीज फायर हो जाएगा, तो वो जो उनको टाइम एंड स्पेस मिलेगा वो उन इलाकों को फौजी एतबार से फोर्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो परमानेंटली जो है वो रूस के कब्जे में आ जाएं, जिस हद तक वो कर सकते हैं। आपने कहा कि ये जो जंग है इस वक्त अपने दूसरे मरहला में दाखिल हो चुकी है और दूसरा मरहला
इस तरह का है कि जिसमें बजाय उसकी इंटेंसिटी बढ़ने के अब वो कम होती नज़र आ रही है। तो आपको इस जंग का वो मगरबी इलाकों में कम होती नजर आएगी, डोनबास में, और दूसरे इलाके जो वो रिटेन करना चाहते हैं वहां शायद हमें तेजी नजर आए, फोकस शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल इस जंग का जो स्पेक्ट्रम है और रूस की जो अपनी एक ख्वाहिश है कि मैं इस मैस में जो फंस गया हूँ उससे अब निकलूँ, चाहे ये रूस की रियासत की हो या व्लादिमीर पुतिन की हो, उसके इम्कानात कितने नज़र आते हैं आपको? देखिए, बाहर निकलने की कोशिश है ना, ये सारा जो अब स्टेज 2 जो जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है ना। इनकी स्ट्रेटजी यही है कि अब जंग को रैप अप किया जाए, मजीद जंग करना, वो इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स का सिचुएशन आ गई है ना, कि अब आप जो है वो जितना ज्यादा मजीद जोर लगाएंगे अस्करी तौर पे, उसके बदले में कम से कम हासिल होगा। बल्कि हो ये भी सकता है कि जितना अगर आप जोर लगाते जाएं, फिर आपका जो हासिल होना तो दूर की बात, आपको अब नुकसान होना शुरू हो जाए। तो उससे बचने के लिए अब वो ये चाह रहे हैं कि इसको रैप अप किया जाए, और रैप अप भी ऐसा किया जाए कि जब रैप अप हो जाए तो हमारे पास पहले से ज्यादा इलाका हो, यानी क्राइमिया जो है वो एक्सक्लेव ना हो रूस का, वो बाकायदा जमीनी तौर पे जुड़ जाए रूस के साथ। उसके लिए बड़ा जरूरी है डोनबास में जो प्री वॉर कांटेक्ट लाइन थी, क्योंकि पूरा डोनबास, पूरा लोहांस्क और डोनेट्स्क के जो इलाके थे वो रूस के पास नहीं थे, वो रूस के जो है ना बैक्ट जो बागी हैं उनके पास नहीं थे, वो उनको मजीद इलाके वहां चाहिए। तो ये आई थिंक कि ये जो इनकी स्ट्रेटजी है, इससे यही नजर आ रहा है कि ये अब जंग खत्म करना चाह रहे हैं। इनको पता है कि सैंक्शन नहीं हटेंगे, ठीक है, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो लेन देन है उसमें वो सैंक्शंस भी कुछ रिमूव कराने की बात मांग करें। लेकिन आई थिंक कि वो उस मामले में रूस की पोजीशन बहुत कमजोर है। फिर ये भी एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि रूस जो है ये जो डिमांड कर रहा है कि जी हम चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रलिटी की पोजीशन इख्तियार कर ले। अब जरा न्यूट्रलिटी को समझने की जरूरत है। न्यूट्रलिटी कैसे होगी? आप मांग रहे हैं, जंग हो रही है, आप ये कह सकते हैं कि जंग को हम खत्म कर देते हैं, आप हमें जो है मतलब इसकी वो ये जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको आप एड्रेस करें और आप प्लेज करें, यानी एक मुआहदे में लिख दें और उस पर दस्तखत कर दें कि आप न्यूट्रल रहेंगे। तो ये तो एक वादे, फॉर्मल डिक्लेरेशन होगी ना, किसी कागज पे लिख देना, दोनों तरफ साइन कर देना, ये तो फॉर्मल डिक्लेरेशन है और ये एक वादे के मुतरादिफ होता है, एक प्लेज, एक जो है कमिटमेंट। लेकिन ये चीजें इनकी कोई पायदारी नहीं होती, क्योंकि वक्त के साथ जो है जो पुराने वादे होते हैं वो हमने देखा है कि मफादात की भेंट चढ़ जाते हैं। अगर एक फरीक को जो है अपना मफाद नजर आए तो पिछले किए हुए वादों को वो भूल जाते हैं। कितनी दफा सीज फायर कितनी मुख्तलिफ मुल्कों में तारीख के अंदर हमने कई बार टूटते देखा है। तो वो तो रूस को भी पता है, जब वो ये कह रहा है तो वो सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक्स है। असल में जो न्यूट्रलिटी जिसको वो हासिल करना चाह रहे हैं वो इसी तरह हासिल होगी कि अगर डोनबास और ये जो इलाका जात हैं क्राइमिया और डोनबास के जो है दरमियान जो लैंड ब्रिज है ये रूस के कब्जे में हो, इससे वो फिर ये कह सकते हैं कि हाँ भाई जो है जो न्यूट्रल तो नहीं होगी, इनका झुकाव हमेशा, इनकी जो हमदर्दियां वो मगरब के साथ होंगी, लेकिन अगर ये कमजोर हैं तो ये हमारा नुकसान नहीं कर सकते। तो एक बफर बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि एक बफर हो। तो लेकिन ये है कि ये आई थिंक गोल है। लेकिन ये जो भी हासिल करेगा रूस, मतलब ये अब कहना बहुत मुश्किल है कि रूस किस चीज के साथ वॉक अवे कर सकता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल सिचुएशन है रूस के लिए। लेकिन उससे सिर्फ यही जाहिर हो रहा है, चाहे वो जो भी हासिल कर ले या जो भी उसका नफा नुकसान का जो भी पैमाना आखिर में सामने आता है, एक हकीकत जो है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता कि रूस एक कमजोर होती हुई ताकत है। मुआशरती लिहाज से भी उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो गिर रही है, और फिर इक्तिसादी लिहाज से, अस्करी लिहाज से, सियासी लिहाज से कमजोर हो रही है। और अगर सिर्फ पिछले 2 साल का हम जायजा लें तो रूस का असर और रसूख भी कम हो रहा है।
दुनिया के अंदर। मैं दो जो है वाकयात का जिक्र करूंगा। एक तो ये यूक्रेन की जंग है, इससे भी हमें नजर आ रहा है अगर यूक्रेन को जंग करनी पड़ी, अब सॉरी रूस को जंग करनी पड़ी यूक्रेन के साथ, ये इस बात इससे बड़ी जो है सबूत क्या हो सकता है कि रूस का वो असर रसूख नहीं है यूक्रेन के अंदर कि उनको इतनी बड़ी जंग करनी पड़ी अपना असर रसूख दोबारा हासिल या कायम करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो है ये साउथ कॉकेसस के अंदर अजरबैजान और आर्मीनिया, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया था, नगोर्नो काराबाग की जो 2020 की जंग थी, उसमें भी तुर्की ने जो है बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। और हालांकि ये रूस के ट्रेडिशनली ये रूस के जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे ग्रेट पावर हमेशा से रूस रहा है 19th सेंचुरी से। जब ये इलाके उस जमाने में जो पर्शियन एम्पायर जो था, कजर जो डायनेस्टी थी, उनसे जो है रूस ने जंग के बाद हासिल किए थे। उसके बाद से रूस के ये असर रसूख में, चाहे वो ज़ारस्ट रशिया था, फिर सोवियत यूनियन आया, फिर रशियन फेडरेशन, ये हमेशा से रूस की जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे, उनके जो दायरा जो है वो असर रसूख में थे। अब वहां पे भी तुर्की ने जो है वो एक पेनिट्रेट कर लिया है, उसने अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया है। और अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर भी वो रूस का वो असर नहीं रहा। जो रूस जो है कमजोर होगा, मैं समझता हूं कि तुर्की जो है उसका असर रसूख बढ़ेगा, कम से कम अपने नॉर्दर्न फ्लैंक में। कम से कम ये जो ब्लैक सी का जो बेसन का इलाका है, बतदरीज तेजी से नहीं होगा, बहुत ही स्लो होगा, लेकिन जो ट्रेंड लाइन है वो हमें नजर आ रही है कि तुर्की का असर रसूख बढ़ रहा है, रूस का घट रहा है। और ये एक तरह से अगर तारीख पे नजर दोहराई जाए तो 18th सेंचुरी में, यानी 1700s में रिवर्स हुआ था। ऑटोमन एम्पायर का असर कम हुआ था, जो तुर्की जो मौजूदा तुर्की रियासत के जानशीन जो उसके जानशीन है, जो प्रेडेसेसर है, वो ऑटोमन एम्पायर था। तो ऑटोमन एम्पायर से ये इलाके रूस ने ले लिए थे बहुत हद तक। एक जमाने में ब्लैक सी को ऑटोमन लेक कहा जाता था, क्योंकि चारों तरफ जो है ऑटोमन रूल था, लेकिन चला गया। तो अब हम वो रिवर्स देख रहे हैं, उसका रिवर्स एक प्रोसेस देख रहे हैं। तो ये चीज जो है मतलब बहुत वक्त लेगी, हो सकता है कि कई दिहाइयों तक ना हो, लेकिन यह है कि मैं जिस चीज की निशानदेही कर रहा हूँ वो ट्रेंड लाइन की निशानदेही कर रही हूँ कि जो शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपने पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी और रूस यूक्रेन के हवाले से भी जो ताज़ा सिचुएशन है उससे हमें आगाह किया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप जनाब कामरान बुखारी साहब की, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी, अटैक टीवी। आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ आप हमें डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आज का तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.